गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज हमें इनविटेशन आया है नवी मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन का, व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का। हम वहाँ जा रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं, वहाँ की मीटिंग दिखाते हैं जहाँ पे गणेश नायक जी भी उपस्थित रहेंगे। चलिए दिखाते हैं। इस सम्मेलन का पूर्व परिचय कीजिए। धन्यवाद। जरा जोरदार घोषणा होना चाहिए। भारत माता की जय। व्यापारी में बहुत बड़ा जोश है। एक बार वापिस हो जाएगा। भारत माता की जय। दादा श्री गणेश जी नायक की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2023 तक जो सर्विस चार्ज लगाया और हमारी बातचीत चालू थी अधिकारियों से, बातचीत चालू और 10 पैसा 20 पैसा कुछ भी एक दोनों की सहमति से करने की बात थी। इन्होंने सब व्यापारियों के ऊपर नोटिस भेज दिया कि 2014 से आपको ये सर्विस चार्ज किसके ऊपर, कि जो चना है तो चना के ऊपर हम सेस देते हैं, तो दाल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा पूरे महाराष्ट्र में वो यहाँ पर इन्होंने लागू किया, उसके ऊपर टैक्स नहीं होना। तो ये जो अधिकारी हैं वो बोला तो सर्विस चार्ज भरो। सर्विस चार्ज कितना भरो? 1%। 1% अगर सर्विस चार्ज भरने की आप बात कर रहे हो तो फिर सेस निकाला और 2014 से भरने। तो जब ऐसा अन्याय हो रहा था, सब व्यापारी साथ में हुए, हाई कोर्ट में हम पिटीशन किया, हाई कोर्ट में हमको स्टे ऑर्डर मिला और स्टे ऑर्डर अभी खड़ा। पर अभी क्या है दिक्कत था कि व्यापारी जब उनको प्रॉब्लम आता है, उसको मार्केट में से निकलना होता है तो गाला बेचता है। तो गाला बेचता है तो उसको एपीएमसी के अधिकारी ऐसे बोलते हैं कि आप हमको एफिडेविट दो कि आपने ये जो दालों का धंधा किया है उसका जवाबदारी तुमको, अगर हम लोग जीत जाएंगे। अभी कितना साल हो गया, क्या जीतोगे? पत्थर जीतोगे? ये अभी आपने यूजर चार्ज भी लगा दिया, अभी यूजर चार्ज लगाया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर भी ऐसा अगर आप व्यापारियों का शोषण करोगे, व्यापारी को आपको हेल्प करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो एक ये प्रश्न हुआ, इसका निकाल बहुत जरूरी है। आदरणीय गणेश जी नायक मेरे को पूरी खातरी है तो हमारे साथ में रहकर इसका प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं बोलता आउट ऑफ वे जाकर कुछ करो, प्रैक्टिकल आप दोनों को बिठाओ, साथ में समझाओ और उसका रास्ता निकालो। नंबर 2, पूरे महाराष्ट्र में कल कैबिनेट की मीटिंग थी, मोहन भाई के उधर से मीटिंग थी। पूरे महाराष्ट्र में एपीएमसी एक्ट के खिलाफ है सब व्यापारी। अभी क्यों खिलाफ है आपको 2-3 बात बताता हूं। अभी जो हम पहला मस्जिद बंदर में थे तो हम यही धंधा करते थे अनाज का और ये दालों का, ये हम धंधा करते थे, हमारे ऊपर कोई एपीएमसी एक्ट नहीं था। लेकिन मार्केट को शिफ्ट करने का था, इसके लिए इनके पास कोई तैयार ऑर्गन नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। तो ये एक्ट हमारे ऊपर लागू किया और यहाँ पर मार्केट शिफ्ट किया। तो एक्ट का एक भी प्रोविजन हमारे व्यापार को लगता नहीं है। जैसे कि जो माल आता है उसका ना ऑप्शन होता है, ना हम जो माल बेचता है वो रोकड़े में बेचना है, ये कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स लगता नहीं है, एक्ट का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो फिर ये एक्ट हमारे ऊपर लागू क्यों? आपने आयन बाजार को शिफ्ट किया तो उनके ऊपर ये नहीं है, दूसरा वो पूरा कानून बनाया। तो इस तरह से आप मिलजुल कर ऐसा कोई व्यवस्था बनाओ जिससे व्यापार की तरक्की। अब इसमें क्या है आपको बताता हूं। इसमें क्या है कि जो मार्केट एरिया है, ये मार्केट एरिया में कोई किसान नहीं है, कोई भी किसान नहीं है। तो शासन ने क्या किया कि महाराष्ट्र के जो 6 डिवीजन है उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर डायरेक्टर बनाया। तो उनको ये मार्केट जिए या मरे उनको कोई मतलब नहीं है।
वो तो सिर्फ हम आए हैं तो खींचा भरने के लिए आए हैं। दोस्तों मैं साफ बोलता हूँ, नग्न सत्य बोलकर माफ करना मुझे, लेकिन ये सत्य नग्न है, सत्य बात है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है मार्केट जिए या मरे। अभी हुआ क्या है कि हम जब से 1993 से यहाँ पर आए हैं तो धंधा हमारा तभी बराबर चल रहा था, धीरे धीरे धंधा घट रहा है। इसकी वजह क्या है कि ऐसा एक्ट में लिखा है कि जो प्रिंसिपल मार्केट में जो माल आता है उसको, अपना मार्केट एरिया में माल आता है उसको प्रिंसिपल मार्केट में ही आना चाहिए। तो वो क्या हो गया है कि अभी सब परवाना माल चले जा रहा है, इधर मार्केट में आता ही नहीं, सब माल चले गए। इसके साथ साथ अभी क्या हो गया है कि मल्टीनेशनल हो गए, ये रिलायंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो व्यापार के इधर, और 2 साल पेंडेमिक के आए, व्यापार एकदम खत्म हो गया। 30 पैसा व्यापार है साहब, 30 पैसा, और बढ़ने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। पूरे महाराष्ट्र के सब व्यापारियों की पूना में अभी एक मीटिंग हुई, सब ठिकाना मीटिंग हुई, वहां पर वो सब कहते हैं कि एक्ट से हमको लागू नहीं होता है उधर माल, क्योंकि मार्केट के बाहर ऐसा ही माल बिकता है, कोई न सेस न कुछ। और इस तरह से जिसको बोलो तो व्यापार में ये मुश्किल ही है। इसके सिवाय दूसरे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न हमने एक निवेदन तैयार किया है, सब यहाँ पर बोलूंगा तो सबका वक्त जाहिर होगा। और हमारा खास अमृत भाई ने हमको बताया कि अगर हम सब व्यापारियों इतनी तादाद में हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व बीएमसी में होना जरूरी है, एनएमएमसी में हमारा प्रतिनिधित्व, तो उसके खास आप नोट लेना। और हमारा कोई और प्रॉब्लम है कि आना प्रॉब्लम है बिंदी भाई, और कुछ प्रॉब्लम होंगे तो हमारे नजदीक हैं, हमारे संजीव नाइक जी हैं, हरदम वो तैयार रहते हैं कि शरद भाई क्या प्रश्न है बताओ। संजीव नाइक है तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम जाकर उनको बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का जो 9 साल का जो कार्यकाल था बहुत अच्छी तरह से गया, देश विदेश सब ठिकाने उसकी प्रशंसा हो रही है और वो कामयाब रहे। हमारे दादा गणेश नायक जी, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक आदरणीय श्री अतुल कसकेकर जी, संजीव, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे लगता है मैं अपने व्यापारिक समाज से दगा करूंगा, ऐसा लगता है। एपीएमसी का विषय दादा जो शरद भाई ने बताया, कल रात को पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों का एक हमारा जूम मीटिंग हुआ था दादा, और अब एपीएमसी पे इतनी परेशानी हो गई दादा कि ये बात में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब एपीएमसी भ्रष्टाचार का एक अड्डा हो गया है दादा। हर जगह रोड बनते हैं ना तो उसमें कमीशन दी जाती है, यहां कमीशन नहीं है उसके लिए रोड बनता है, ऐसा है। और एक और बात है दादा, एपीएमसी का निर्माण, एपीएमसी एक्ट क्यों आया? एक ऐसा समय था इस देश में जब शॉर्टेज थी दादा, हर चीज की शॉर्टेज थी, फसल आता था कम भाव में बिकता था, उन दिनों कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, कोई रखने का फार्मर के पास, किसान के पास रखने की सुविधा नहीं थी, वो बेचारा माल बेचता था, कम भाव में बिकता था। जैसे जैसे आपको याद होगा तभी लोग भरते थे, वो सीजन में माल लेकर अपने घर में रखते थे पूरे वर्ष का अंत होते होते भाव बढ़ जाते थे दादा, और इसलिए हमेशा व्यापारी को दोषित ठहराया जाता था कि व्यापारी भाव बढ़ाता है, दरअसल डिमांड और सप्लाई पर भाव रखता है दादा। तो किसान को अच्छा भाव मिलना चाहिए, इसलिए एपीएमसी एक्ट बना हुआ कि एक किसान जो है मंडी में माल लेकर आए, मंडी में उसका नीलाम हो और सबसे ज्यादा भाव जो हो उस पर उसको मिले, और उसको 1 टका कटता था, उसको भी 1 टका कटता था, आज भी 1 टका कटता, लेकिन वो 1 टका जो था भले ही पदार्थ में ऊपर रहता था,
लेकिन वो ग्राहक पर भारी होता था क्योंकि शॉर्टेज थी। आज जो शॉर्टेज थी उसके बदले में अपने पास सरप्लस है ज्यादा। आज अपने पास अनाज का भंडार भरा हुआ है, एफसीआई के गोडाउन फुल है। एफसीआई के गोडाउन में माल रखने की जगह नहीं है। शक्कर जो हम इंपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट करते ज्यादा। ऐसे में जब ये 1% लगता है तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो जो 1% जाता है वो किसान का जाता है। तो जो एक्ट किसान के भले के लिए बनाया गया आज वो किसान के हित में नहीं है, उसका अहित होता है। तो ऐसे एपीएमसी एक्ट का रखना, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 की इलेक्शन में प्रचार करने लगे थे तो उन्होंने एक ऐसा ये दिया था कि नेशनल मार्केट बननी चाहिए एपीएमसी मार्केट में। तब एपीएमसी मार्केट में 1% खाली जो लगता है शेष उसका भी दुख नहीं है, पर दूसरे जो ऊपर के जो लगते जाता आज इतनी, मैं आपसे मतलब यहाँ अगर बोलूंगा तो ये लोग तालियां बजाते रहेंगे, इतना भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है आपको अपना मैं ये तो नहीं कहूँगा पावर, लेकिन आपका वर्चस्व यूज करके अब एपीएमसी का अंत करना चाहिए। मुंबई में ज्यादा, मुंबई में खेडूत नहीं है, शेतकरी आता नहीं, और आज की तारीख में छोटे छोटे गांवों को छोड़कर कहीं भी, पुणे में नहीं आता, नासिक में नहीं आता, औरंगाबाद में नहीं आता, नागपुर में नहीं आता, कहीं भी शेतकरी माल नहीं लेकर आता। तो शेतकरी का भला नहीं है इसमें, जो वहां बैठे हैं, जो शेतकरी के देश में राजनेता बैठे उनका भला है। और इसलिए ये एपीएमसी एक्ट जो है बिल्कुल इस पर पूरा विचार करने किया जाए। हमने एक मीटिंग जब फडणवीस साहब जब ये थे अपना मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे मीटिंग की थी और उन्होंने मतलब तय भी किया था चंद्रकांत पाटिल साहब से और सभी से कि एपीएमसी हटाकर अब ये जो, हाँ मार्केट चलनी चाहिए, मार्केट के लिए पैसे चाहिए, उसमें जिस प्रकार से सोसाइटी बनती है उस प्रकार से अगर मेंटेनेंस चार्ज लिया जाए, व्यापारी पैसा देने के लिए ना नहीं बोलते, लेकिन व्यापारी डरता है भ्रष्टाचार से। दूसरा इश्यू दादा आपको याद होगा 2014 में लोकल बॉडी टैक्स एलबीटी के सामने पूरे महाराष्ट्र में लड़ाई हुई थी। हमने उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि जो एलबीटी को विरोध करेगा उसको हम वोट देंगे। आदरणीय फडणवीस साहब ने पत्र दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में आई तो हम एलबीटी निकाल देंगे। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मित्रों कि उस वक्त दादा सत्तारूढ़ पार्टी में थे, फिर भी हमें सपोर्ट कर रहे थे एलबीटी के लिए। भारतीय जनता पार्टी आई, एलबीटी हटाई गई और एलबीटी में एमनेस्टी स्कीम आई, पूरा निकल गया। और यह भी कहा गया था कि 2021 में एलबीटी डिपार्टमेंट नहीं बनकर, जब एलबीटी है ही नहीं तो उसका डिपार्टमेंट क्यों? पर दुख की बात दादा यह है कि आज भी एलबीटी डिपार्टमेंट है। हमने देवेंद्र जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम ये डिपार्टमेंट नहीं बंद करेंगे, लेकिन आज भी वो बंद नहीं है। एलबीटी के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, घूस ली जाती है। एलबीटी का नाम होता है, सबके दुकानों पर जाते हैं, एलबीटी का नाम होता है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता है। दादा ये इस प्रश्न को भी आपको जरा देखना पड़ेगा और ये आपके हाथ में, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में दादा। उसी प्रकार से फूड एंड ड्रग, ये हकीकत है कि सामान्य जनता को अच्छा माल मिलना चाहिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन फूड एंड सेफ्टी एक्ट में ऐसा ये बनाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार का उसमें बहुत ये हो जाता है। और दूसरा, अभी हाल ही में ट्रेनिंग देने शुरू किए जाता ऑफिस, वहां जो है कि होगा कि व्यापारी बेचारा ऐसे ही होता है। कई सारे ऐसे दादा हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते रहे हैं और पहले से हम ये करते हैं। एफडीआई रिटेल ट्रेड में हमने बहुत ये किया। आज ई मार्केटिंग एक ऐसा बन गया है कि सभी दुकान, जो छोटे छोटे दुकान है, वो बंद करने लगते हैं। हम डरते नहीं। व्यापारी समाज कभी कंपटीशन से दूर नहीं होता। व्यापारी समाज तो हमेशा खुला व्यापार मांगता है और वो बोलता है कि हम खुली कंपटीशन करें। लेकिन कंपटीशन जो है वो इवन कंपटीशन होना चाहिए।
बराबर के, अगर 50 किलो का आदमी है तो 50 किलो के साथ लड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 50 किलो वाला अगर 200 किलो के आदमी से लड़ेगा तो निश्चित रूप से हार जाएगा। आज जो कायदे बनते हैं, दुर्भाग्य से व्यापारी समाज इतना बोल नहीं पाता, और इसलिए कायदे जो बनते हैं वो पूरे जो है वो मल्टीनेशनल्स के फेवर में बनते हैं, मल्टीनेशनल को फेवर करने वाले बनते हैं, और उसमें छोटा छोटा व्यापारी जो है वो मर जाता है। और हमारा देश जो है 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में व्यापारियों का भी काफ़ी ये है। और अगर यहाँ बेरोजगारी हो गई, यहाँ फॉरेन कंट्रीज के जैसे नहीं है दादा, मेरी बेटी का ब्याह हुआ है क्रोएशिया में। क्रोएशिया एक बहुत अच्छी और बड़ी कंट्री है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन खाली 40 लाख है। एक मुंबई में 3 क्रोएशिया आ जाए, ऐसी पॉपुलेशन। यहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन है। वहाँ अगर बेरोजगारी होगी तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ लोग जी पाएंगे। यहाँ अगर बेरोजगारी होगी तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, अभी मैं आ रहा था तो हरेश भाई ने मुझे बताया कि कोल्ड स्टोरेज में जो माल जो इनका फ्रूट वगैरह रहता है तो वहीं से माल बिक जाता है, और वो जो माल रखते हैं उनको लाइसेंस नहीं होता है, वो अनाधिकृत व्यापारी हैं, उनका माल खपता है। जबकि यहाँ जो बेचारे मस्जिद से शिफ्ट करके आए, मस्जिद बंदर से या प्रॉपर मार्केट से शिफ्ट करके आए, उनका धंधा बंद है। लेकिन हरीश भाई एक बात है, अगर एपीएमसी नहीं रहेगी तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो आप बेफिक्र रहें, अगर दादा का पेड़ करा और भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से मुद्दा है कि एपीएमसी नहीं रहना चाहिए। तो मैं दादा आपसे आग्रह करूंगा, ये बात अलग है कि हम पूरे व्यापारी समाज से बात कर रहे थे, तो यहाँ जो है मुंबई की गर्दी हटाने के लिए यहाँ मार्केट बनाएंगे, तो फिर से मुंबई में गर्दी ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कुछ ये किया, लेकिन ये फोरम नहीं है, ये नहीं है कि हम यहाँ डिस्कस करें, लेकिन मैं आपके साथ बैठ के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुंबई की गर्दी। सांगतो का आमचं कांदावाडा मार्केट हे 1981 मध्ये नव्या मुंबईमध्ये आलं, आणि तेव्हापासून आमच्या कोणत्याही समस्या असतील तर या दादांच्या नियंत्रणाखाली आणि मीटिंगमध्ये आम्ही त्या सगळ्या सॉल्व्ह केल्या, आणि आम्ही ते सगळं मार्केट्स चांगल्या रीतीने चालवत आहोत। आमच्या मार्केटची कोणतीही अडचण असेल प्रत्येक वेळी दादांनी मंत्रालयामध्ये बैठका लावून त्या सर्व प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला। दादा एक विशेष म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 2005 मध्ये आमच्या मार्केटला डिलॅपिडेटेड कंडिशनमध्ये डिक्लेअर करण्यात आलं आणि मार्केटची पुनर्बांधणी आखण्यात आली, पण आज 2023 आहे, 18 वर्ष झालं अजून काही झालं नाही। आणि याच्यामागे काय कारण आहेत ते आपल्याला माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती आहे, मला त्याच्या खोलात जायचं नाही। पण आता हा मौका आहे एक मार्केट चांगल्या इंटरनॅशनल धर्तीचं बनवण्याचं, कारण जेव्हा रिडेव्हलपमेंट करायची आहे तर आधुनिक पद्धतीमध्ये आणि या 21व्या शतकाच्या हिशोबात करण्यास आपल्याला काही हरकत नसावी। पण ते मार्केट डेव्हलप करतेवेळी मार्केटमधील व्यवसाय सुद्धा वाढला पाहिजे, आणि व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने दादा 2016 मध्ये जेव्हा एपीएमसीच्या काही आयटम्स नियमनमुक्ती करण्यात आल्या तेव्हापासून आमच्या कांदावाडा मार्केटचा व्यवसाय त्याला कमी झालेला आहे। याचा अर्थ कारण काय साहेब, तर कांदावाडा हा डायरेक्ट नव्या ओल्ड मुंबईमध्ये जातो, आणि आमच्या एपीएमसी मार्केटचा जवळजवळ 75% व्यवसाय हा आपल्या वेस्टर्न मुंबई सोबत होतो, कारण वेस्टर्न मुंबईचं पॉप्युलेशन हे जास्त आहे आणि सेंट्रलचं पॉप्युलेशन कंपॅरेटिव्हली थोडं कमी आहे। त्या हिशोबात जो माल आमचा गुजरात मार्गे, राजस्थान मार्गे जो मुंबईत येतो तो डायरेक्ट वेस्टर्न वरून आतमध्ये सोडला जातो। त्या अगोदर ज्यावेळी आपल्याकडे चेक नाके होते त्यामुळे गाड्या आतमध्ये जात नव्हत्या, आता हा माल डायरेक्ट जावं लागला। आणि ह्या 2016ची जेव्हा नियमनमुक्ती केली त्यावेळी आम्हाला एक आश्वासन देण्यात आलं होतं की आम्ही बाहेरच्या व्यवसायासाठी सुद्धा एक नवीन कायदा बनवू। पण साहेब सांगायला खंत वाटते, आज बीजेपीचे अतुल भाई इकडे आहेत, एका नेशनमध्ये 2 कायदे चालतात
आणि त्याच्यामध्ये बदल घडला पाहिजे. काय तर नव्या मुंबईच्या 5 मार्केट्समध्ये सर्व APMCचे कायदे आहेत. आम्हाला बाजार सेस भरावा लागतो, आम्हाला लेवी द्यावी लागते, आमच्या मार्केटमध्ये येणाऱ्या सर्व गाड्यांना आवक गेटवरती पैसे द्यावे लागतात आणि जे काही इतर खर्च आहेत बाजार समितीचे सगळे द्यावे लागतात. मुंबईमध्ये होणाऱ्या व्यवसायावरती एकही रुपयाचा खर्च नाही. तर नॅचरली मला सांगा दादा, तो व्यवसाय कुठे वाढला जाईल? आज नव्या मुंबईच्या सर्व बाजार समित्यांची जी खंत आहे ती ही येत आहे की बाबा एका ठिकाणी 2 कायदे का? मुंबईमध्ये कोणताही खर्च नाही, कोणताही नियमन नाही, कोणतेही कामगार नियुक्त पाहिजे असं नाही. आमच्याकडे सगळं आम्ही कायद्याने करतो. त्याच्यामुळे आमच्या येथे येणाऱ्या खरेदीदाराला खर्च वाढतो, ग्राहकावरती बोजा वाढतो आणि त्याच्यामुळे तो इथे यायच्या ऐवजी डायरेक्ट मुंबईमधून माल घ्यायचा प्रयत्न करतो. तर ह्या संदर्भामध्ये काहीतरी एक बैठक लावून कायदा बनवणं आवश्यक आहे. दादा मला आठवत आहे आपण अगोदरच्या सर्व मिटिंगामध्ये मी आपल्याला सांगितलं होतं ते धान्य मार्केट, मसाला मार्केट हे तर 1992 नंतर आले. सर्वात पहिलं मार्केट आमचं आलं. पण ज्यावेळी APMC आली 92 नंतर त्यावेळी नव्या मुंबईची डेव्हलपमेंट झाली. ज्यावेळी कॉन्व्हेंट स्कूल आल्या त्यानंतर नव्या मुंबईची डेव्हलपमेंट झाली. तर नव्या मुंबईच्या डेव्हलपमेंटमध्ये APMCचा हा मोठा वाटा आहे आणि यासाठी आपण लक्षात घालणं विशेष गरजेचं आहे. आमचा जो अनधिकृत व्यापार आज मुंबईमध्ये होतो त्यांना कायद्याने पणन संचालकांचे लायसन्स घेणं आवश्यक आहे. पण त्याच्यावरती नियंत्रण पणनचं नाही आहे आणि त्यांनी पणननी त्या प्रसंगी उपस्थित नवी मुंबई करता प्रभारी म्हणून ज्यांची नेमणूक झालेली आहे भारतीय जनता पक्षाचे श्री अतुलजी कालसेकर, या शहराचे प्रथम महापौर आणि या शहरातून प्रथम गेलेले खासदार श्री संजीव नाईक, ऐरोली मतदारसंघाचे प्रथम आमदार संदीप नाईक, महाराष्ट्राच्या व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहनजी गुरनानी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक निलेश वीरा, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, गावागावात आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या दुकानदार असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री प्रमोदजी जोशी, धान्य बाजार मधील प्रमुख व्यापारी आणि संघटनेचे नेते अमृतलालजी जैन, हॉटेल असोसिएशनचे श्री सूरजजी शेट्टी, ड्रगिस्ट अँड फार्मिस्ट असोसिएशनचे सुनीलजी साजेड, सोना चांदीवाल्यांचे प्रतिनिधी लाजूलालजी श्रीमाल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतले माजी संचालक आणि संघटनेचे नेते कीर्तिजी राणा, थोडंसं थांबायचं मी कृपा करून सगळ्यांनी. राष्ट्रगीत महत्वाचं आहे. आपल्या देशाच्या प्रती आपला अभिमान हा राहिला पाहिजे. कृपा करून त्याद्वारे सगळ्या व्यापार प्रधान नरेंद्र जी मोदी जिनके कार्यकाल को 9 साल हो गए और इस कालखंड में देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा। देश के हर तबके को ध्यान में रखते हुए मोदी साहब ने उनके विकास की, उनके मनोबल बढ़ाने की योजना की, जिसमें दलित, पददलित हो, आदिवासी हो, उनका भी सम्मान बढ़ाने के लिए और उनको सब सुविधा खाली कागज पे नहीं, प्रैक्टिकली उनको सुविधा देने के लिए मोदी साहब ने योजना रखी। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के माध्यम से युवा वर्ग को लोन मिलने का बंदोबस्त किया, किसान का आत्मविश्वास बढ़ाया, व्यापारी लोगों को आश्वासन किया गया, देश के बाहर की जनता जो भयभीत है उनको भी आश्वासन किया। आपको यकीन नहीं होगा कि गल्फ कंट्री के बहुत सारे जो मुसलमान शेख लोग हैं वो लोग भी मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं। यदि वो किसी गलत ढंग से, और वो कोई सी दुबले लोग नहीं है, बहुत अमीर है, ताकत रखने वाले वो राजा लोग हैं, क्योंकि वो लोग सम्मान करते हैं विचारधारा का। यही मोदी साहब के विचारधारा की पहचान है और वो सक्सेस है। और मुझे यकीन है आने वाले जो 2024 के इलेक्शन में मोदी साहब बड़ी संख्या में यश प्राप्त करेंगे
और इस अपने भारतवर्ष को दुनिया में ऐसा लीडरशिप का मौका दे देंगे कि विश्व का गुरु बनने का मौका भारत के लोगों को आता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।